आखिरकार इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आप सोच रहे होंगे भारत गणतंत्र तो 1950 में बन गया, लेकिन आज 2025 में संविधान वारों अभियान चलाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कुछ लोग देश में ऐसे हैं जिनके परिवार ने, जिनकी पार्टी ने संविधान को पहले दिन से ही कुचलने का काम किया। वो कोई और नहीं, नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी है। और उनकी सच्चाई देश के सामने लाने का काम करना ही पड़ेगा। आप याद करिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, जो न्याय, समानता और बंधुत्व का प्रतीक थे। और यही नहीं, हमारे संविधान की जो विरासत है उसके पीछे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान है। और साथियों, पहले प्रधानमंत्री से लेकर नरेंद्र मोदी जी की तीसरी टर्म प्रधानमंत्री की है। आप कोई प्रधानमंत्री मुझे बताइए जो संसद का सदस्य चुना गया हो और संसद भवन में आकर सबसे पहला काम संसद भवन के पहले कदम पर शीश झुकाने का काम किया नरेंद्र मोदी ने किया। और संसद भवन के अंदर आकर संविधान के आगे शीश झुकाने का काम ये भी नरेंद्र मोदी ने किया है। लेकिन कांग्रेस वाले तो अफवाहों के लिए जाने जाते हैं कि अफवाहें फैलानी कैसे। पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जी और समूचे विपक्ष ने यह अफवाहें फैलाने का काम किया कि भाजपा आएगी संविधान को खत्म कर देगी। उन्होंने कहा भाजपा आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी। लेकिन सच्चाई यह है कि जब संविधान बना उसके ठीक 1 वर्ष के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहला संशोधन क्या किया था पता है? ये मीडिया वालों की आवाज को कुचलने का काम किया था, अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म किया था। ऑर्गेनाइजर पत्रिका में एक लेख लिखा था, वो नेहरू जी की नीतियों की आलोचना थी। आलोचना नेहरू जी नहीं समझ पाए, न सहन कर पाए, और उन्होंने पूरे मीडिया पर ही एक तरह से उसकी आजादी पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। कोर्ट जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये नहीं कर सकते। साथियों, मैं आपको उसको 3-4 हिस्सों में बताना चाहूंगा। एक, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी आलोचना, उन पर अत्याचार और उनको चुनाव हराने का काम ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के पूर्वजों ने किया है। मैं इसको बताऊंगा। दूसरा, संविधान को तार-तार करने का और एक तरह से उसको बिल्कुल खत्म करके उसकी आत्मा को ही खत्म करने का काम ये कांग्रेस ने किया। मैं उस पर प्रकाश डालूंगा। और तीसरा, आरक्षण के विरोध में कैसे पंडित नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक सारा गांधी परिवार है, ये भी मैं बताऊंगा। और चौथा, संविधान को सम्मान और अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग को उसके अधिकार देने का काम किसने किया? वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैं इसका भी उल्लेख करूंगा। तो साथियों, शुरू करते हैं संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से। वो संविधान समिति जो बनी थी, कांग्रेस चाहती नहीं थी कि उसका सदस्य भी बने, और कांग्रेस लगातार उसके संविधान सभा का सदस्य न बने उसके खिलाफ थे। लेकिन उसमें भी बार बार सहयोग किसने किया? उसमें हिंदू महासभा ने किया। हिंदू महासभा के नेता M.R. जयकर ने अपनी पुणे सीट खाली की, और उससे पहले डॉक्टर अम्बेडकर बंगाल से चुने गए, जिसको जोगेंद्रनाथ मंडल के समर्थन से उनको वहां से चुना गया। ये किसी और ने नहीं, कांग्रेस नहीं चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद वो चुने गए अपनी प्रतिभा के कारण, हिंदू महासभा के समर्थन के कारण। लेकिन 1952 और 1954 के चुनाव में कांग्रेस लगातार उनके खिलाफ षड्यंत्र रचती रही। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो उनके खिलाफ सभाएं तक कर दी,
यहां तक कि एक अज्ञात नारायण राव काजरोलकर का समर्थन किया और अंबेडकर जी को हराने का। आप देखिए 74,000 से ज्यादा मत पत्रों को खत्म कर दिया गया। कांग्रेस किस तरह की राजनीति करती थी आप कल्पना कीजिए। आज जब कांग्रेस हार जाती है तो ईवीएम में ठीकरा फोड़ती है। ये कांग्रेस ने जब से लोकतंत्र बनाना हमारा तब से उसको कुचलने का काम किया था। और यही नहीं, जब पंडित नेहरू की कैबिनेट से इस्तीफा कब दिया डॉक्टर अम्बेडकर ने 1951 में दिया। और उसके पीछे 5 कारण बताए कि पंडित नेहरू जी दलितों के मुद्दे पर, एससी कम्युनिटी के मुद्दे पर ध्यान नहीं देते, मुसलमानों के ध्यान देते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि कश्मीर मुद्दे पर कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने चाहिए। पंडित नेहरू ने तब भी दे दिया उमर अब्दुल्ला के दादा के लिए। और यही नहीं, ओबीसी कमीशन पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग बनाने के पंडित नेहरू राजी नहीं हुए और हिंदू कोड बिल को भी लागू करने में प्रतिबद्धता उन्होंने नहीं दिखाई और अंबेडकर जी को बार बार अपमानित करने का काम किया। तो अंबेडकर जी ने अपना इस्तीफा ही दे दिया। लेकिन केवल इस्तीफे तक नहीं, उसके बाद कांग्रेस ने उनको चुनाव लड़वाया। लेडी माउंटबेटन को जानते नहीं जानते? जानते हैं कौन थी लेडी माउंटबेटन? पंडित नेहरू जी ने लेडी माउंटबेटन को चिट्ठियां लिखी और चिट्ठी में क्या लिखा कि आज मुझे इतनी खुशी है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेरी कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे क्योंकि वो चुनाव हार गए हैं। अंबेडकर को हराना पंडित नेहरू का लक्ष्य था। अंबेडकर जी की हार पंडित नेहरू के चेहरे पर मुस्कान लेकर आती थी और वो मुस्कान लेडी माउंटबेटन को बताते थे। ये थे पंडित नेहरू। और आगे देखिए, यहीं तो रोके नहीं वो, आगे मैं आपको कुछ और बताने वाला। हम सबको जीवन में कभी ना कभी जाना है, लेकिन जैसा कांग्रेस ने नरसिम्हा राव जी की मृत्यु के बाद कांग्रेस के मुख्यालय पर उनका शरीर नहीं आने दिया था, ये कोई नई बात नहीं। कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्रीमेशन भी दिल्ली में नहीं होने दी, उनके शरीर को मुंबई भिजवाया गया, कोई जहाज का इंतजाम नहीं किया। और जब उनकी पत्नी ने हवाई यात्रा से उनके जहाज को बुलाया तो उसका बिल भी उनकी पत्नी को भेज दिया गया। इस निचले स्तर तक कांग्रेस पार्टी की गई थी। आज राहुल गांधी उन्हें अम्बेडकर जी का चित्र हाथ में लेकर चलते हैं, आज उनकी मजबूरी बन गई है। मैं आपको एक बात और कहूंगा, यही नहीं, आदरणीय विजय पाल जी तो हमारे राज्यसभा के माननीय सांसद रहे। हमारा जो सेंट्रल हॉल था पुरानी संसद में, मोदी जी ने उसका नाम संविधान कक्ष रखा है। ये कांग्रेस पार्टी ने संविधान कक्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र नहीं लगने दिया, पोर्ट्रेट नहीं लगने दिया, इतना नीचे गिर गई। और तो और कांग्रेस ने भारत रत्न पंडित नेहरू ने अपने आप के लिए ले लिया, इंदिरा जी ने खुद प्रधानमंत्री अपने लिए ले लिया, कांग्रेस पार्टी ने राजीव गांधी के दे दिया, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं दिया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने वीपी सिंह की सरकार का समर्थन किया तब जाकर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया। और साथियों यही नहीं रुके, अब जब आपने नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 में बनाई, तब नरेंद्र मोदी जी ने 500 स्थानों पर महू, नागपुर, मुंबई, दिल्ली, लंदन 500 स्थानों पर उनकी जन्मस्थली से उनके अंतिम स्थली तक 500 स्थानों पर पंचतीर्थ बनाया तो नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है। कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया? क्या अम्बेडकर जी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे क्या? अरे सोचो भाई, कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस ने तो सरदार पटेल के लिए भी नहीं किया था, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा, सबसे बड़ा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल के लिए भी बनाई के नरेंद्र मोदी जी ने बनाई। कांग्रेस ने तो नेहरू गांधी परिवार के अलावा किसी को याद नहीं किया।
हमने तो देश के हर उस वीर सपूत के लिए जिसने देश के लिए योगदान दिया हो, भारतीय जनता पार्टी ने उसका मान सम्मान किया है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। अब मैं आपको एक बात और बताऊं, महिलाओं के लिए लेडी माउंटबेटन को चिट्ठी तो नेहरू जी लिखते थे, उनकी बेटी देश की प्रधानमंत्री भी बन गई। इंदिरा जी की बहू प्रधानमंत्री नहीं बन पाई, लेकिन प्रधानमंत्री से बड़ा पद नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरपर्सन बन गए। मनमोहन सिंह की सरकार रिमोट कंट्रोल से सोनिया गांधी चलाती थी, नहीं चलाते थे साथियों, लेकिन वो तब भी मेरी बहनों को आरक्षण नहीं दिला पाई। नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो नारी शक्ति बंधन बिल लाकर 33% आरक्षण महिलाओं के लेकर आई है। लाई कि नहीं लाई? विधानसभा से लेकर लोकसभा तक के लेकर आए। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी इकलौती पार्टी है जिसने अपने संगठन में 25% आरक्षण महिलाओं के लिए दिया है, उनको पदों पर रखा। बैकवर्ड कमीशन की बात, उससे पहले मैं आपको महिलाओं को एक और बताऊं, एक शाहबानो केस हुआ। शाहबानो केस में राजीव गांधी जी के पास बहुत बड़ा मौका था कि वो मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाते, लेकिन राजीव गांधी ने वोट पॉलिटिक्स के चलते मुस्लिम महिलाओं को उनका हक नहीं दिलाया। लेकिन मीडिया के लोग कहते हैं कि मुसलमान भाई बहन हमें बहुत कम वोट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी ने किसी ने भेदभाव, वो फिर राहुल गांधी जी टिप्पणी मोदी पर करते हैं, ओबीसी समाज को ना जाने क्या क्या कहते हैं। अरे भैया, केवल मोदी जी को गाली नहीं डालते, उन्हें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कार्टून बनाकर एनसीईआरटी की किताबों में सन 2012 में करवा दिया था। कार्टून बनाया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। ये एक नहीं, अनेक उदाहरण आप सबके सामने ऐसे नजर आएंगे। साथियों, जिस कश्मीर की मैंने आप सबके सामने बात की, जिसके विशेष राज्य के दर्जे का विरोध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करते थे, जिसके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना इस्तीफा नेहरू की सरकार से दे दिया था, हम उस राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं जिनके 3 पीढ़ियों ने डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा दिया। वन नेशन वन ट्रैक वन कॉन्स्टिट्यूशन वन प्राइम मिनिस्टर कहा था, नहीं कहा था? एक देश, एक निशान, एक संविधान, एक प्रधान होना चाहिए। मुरली मनोहर जोशी जी ने उसके लिए यात्रा की थी। और उसके बाद तीसरी पीढ़ी मेरी है, जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष तब कलकत्ता से लेकर कश्मीर की हमने यात्रा की, जेल हमने भी रुकी। लेकिन जब हमारी सरकार बनी तो धारा 370 और 35A को सदा सदा के लिए समाप्त नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है। साथियों, यही नहीं, आज जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है। मैं आपको एक बात और यहाँ पर कहना चाहता हूँ, हम संविधान का जहां संविधान को अलग दिवस बनाते हैं तो पार्लियामेंट में चर्चा भी करवाते हैं। आपने देखा होगा राहुल गांधी जी संविधान की चर्चा के समय एक लाल किताब दिखाते नहीं दिखाते थे। वैसे तो लाल किताब कई और कामों में बतानी जाती है। जो बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान है वो नीले रंग का है भाई। उनके हाथ में नीले रंग की किताब थे, वैसे करके बाबा साहब अम्बेडकर खड़े, नीला रंग का कोट, नीले रंग की किताब पहन के खड़े। लेकिन राहुल गांधी जी लाल किताब लेकर घूमते हैं। हमारे पार्लियामेंट में पूछा, राहुल जी कभी किताब को खोल करके देखा है? और खोलकर देखा तो इसके पन्ने कितने हैं? तो राहुल जी तो लगे देखे। पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरी विपक्ष देख रही थी पन्ने कितने, कभी खोलकर नहीं देखा था। और जब इस बार पार्लियामेंट में चर्चा हुई, राहुल गांधी जी संविधान पर बोले तो मैं फिर खड़ा हो गया। मैंने कहा, राहुल जी आप बोल तो लिए, मैंने पिछली बार कहा था इसमें पन्ने कितने, आपने तब नहीं पढ़ा। अब मैं आपसे एक और बात पूछता हूँ, ये किताब की प्रस्तावना प्रीफेस और फॉरवर्ड किसने लिखा है? के वेणुगोपाल जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं, और गोपाल शंकर नारायण जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। दोनों ने क्या लिखा है? एक ने लिखा कि अच्छा है ये संविधान बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे बुद्धिजीवी थे,
जो लिखने वालों पर नेहरू जी की सोच का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरा उन्होंने लिखा कि पहले दिन से ही कांग्रेस पार्टी की सरकार में और जुडिशरी में तनाव था और जुडिशरी को यहां तक उस समय के लॉ मिनिस्टर ने कह दिया कि अपनी हद में रहो, नहीं तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये सोचो, पहले दिन से टकराव था। और गोपाल चंद्र नारायण क्या लिखते हैं कि देश के आजादी के बाद काला अध्याय, काला समय कभी आया तो इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के समय आया। और उस इमरजेंसी में जहां मीडिया के हजारों लोग जेल गए, हमारे जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के कार्यकर्ता जेल में गए, उनको अगर उस अंधकार के समय भी प्रकाश किसी ने दिखाया, जनता को उसके मूलभूत अधिकार किसी ने दिलाए, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने दिलाए। ये उस किताब की प्रस्तावना में लिखा है, लेकिन राहुल गांधी ने पढ़ा नहीं। तो जब मैंने बोला और मैं पन्ना नंबर बोला कितने पे, तो राहुल गांधी फटाफट लगी देखने कहा लिखा है। और प्रियंका गांधी जी जब सदस्य बन गई तो भाई साहब बाहर उनको 400 कांग्रेस इकट्ठे करके किताब पढ़ के दिखाएंगे कहां से लिखा है। तो कांग्रेस ने कभी संविधान पढ़ा ही नहीं। ये हालत है कांग्रेस पार्टी। अब मैं आपको और बताऊं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी और उड़ीसा में भी हमारी सरकार बनी, तो मैं आप मुझे बताओ, देश में महिला ट्राइबल और वो भी महिला राष्ट्रपति किसके समय बनी? किसके समय बनी? बड़े जोर से बोलो, किसकी सरकार के समय बनी? मोदी जी के समय में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय बनी। और किस राज्य से बनी? उड़ीसा। और किस समाज से बनी? ट्राइबल समाज से बनी। ये भारतीय जनता पार्टी को कर सकती थी। एक दलित को राष्ट्रपति बनने का मौका मिला, विजय पाल जी के वहीं से आते पड़ोसी हैं इनके, किसको मिला मौका? रामनाथ कोविंद जी को मौका मिला। एससी को भी मिला, एसटी को भी मिला। और उड़ीसा में भी ट्राइबल मुख्यमंत्री देने का काम ये भी भारतीय जनता पार्टी के समय में बना। मोदी जी की सरकार में 27 ओबीसी मंत्री है। ये आज तक कभी नहीं हुआ। रिकॉर्ड महिलाओं को, रिकॉर्ड ओबीसी को मंत्री बनने का मौका ये भी मिला। साथियों, यही नहीं, हमने सुप्रीम कोर्ट में 3 जज दलित समाज से करने का काम भी किया। और बहुत बड़े म्यूजिशियन है इलैयाराजा तमिलनाडु से, उनको भी राज्यसभा का सांसद भारतीय जनता पार्टी ने बनाने का काम किया। ऐसे अनेक उदाहरण मैं आप सबके सामने दे सकता हूं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हुए। अब संविधान को कुचलने का काम इंदिरा गांधी जी ने किया, पंडित नेहरू ने किया। और जैसा मुझसे पहले कहा गया, 88 बार आर्टिकल 356 का दुरुपयोग करके सरकारें गिराने का काम, और एक ही दिन में 7 सरकारें गिराने का काम 1980 में किसी और ने नहीं, इंदिरा गांधी ने किया था। यह संविधान को कुचला था। और इससे पहले संविधान में संशोधन करके संविधान की आत्मा को खत्म करने का काम इमरजेंसी के समय किसी ने किया तो इंदिरा गांधी ने किया था। पंडित नेहरू हो, इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, इन्होंने संविधान को कुचला। अरे राहुल गांधी ने तो अपनी सरकार के समय बड़े चौराहे पर अपनी सरकार के ऑर्डिनेंस को फाड़ कर फेंक दिया था। ये संविधान को चीर फाड़ करने के काम ये कांग्रेस पार्टी करती रही है। राहुल गांधी जी हमें मत सिखाइए, अपने अंदर झांकिए, अपनी पार्टी, अपने परिवार की ओर देखिए, जिन्होंने संविधान को भी कुचला, संविधान की आत्मा को बिगाड़ने का काम किया। और साथियों, यही नहीं, ऐसे अनेक बातें मैं आपके सामने कर सकता हूं, लेकिन एक दो बातें मैं आपके सामने जरूर करना चाहता हूं। आज हम इस चर्चा को क्यों कर रहे हैं? हमारा देश संविधान से चलता है और आगे भी संविधान से चलेगा। पिछले 77 वर्ष भी हम उसके कारण चले, आगे कई 100 साल भी उसके कारण चलेंगे। और आपको अपने बच्चों को भी बताना है कि भारतीय जनता पार्टी ने संविधान के मूल्यों को सुदृढ़ किया है। हाँ, कांग्रेस ने संविधान में संशोधन किए सत्ता में रहने के लिए या सरकारों को गिराने के लिए,
भारतीय जनता पार्टी ने संविधान में संशोधन किए देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए। आप याद करिए अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय 91 अमेंडमेंट 91वां संशोधन लाए थे। किस लिए? ये जो सरकारें खरीद फरोख्त में गिरती थी ना, एमएलए खरीदे जाते थे, एमपी खरीदे जाते थे, उस पर रोक लगा दी। एंटी डिफेक्शन बिल लाकर, दल बल विरोधी कानून लाकर, और कई बार तो सरकार में कितने कितने मंत्री बन जाते थे। अब आपकी विधानसभा या लोकसभा के जितने कुल सांसद या विधायक होंगे उनका 15% इज हायर लिमिट, 15% से ज्यादा नहीं बन सकते। ये हमारी सरकार लेकर आई, उस समय लेकर आई अटल जी की सरकार। और अब जो हमने अमेंडमेंट किए हैं, 101st अमेंडमेंट 101 संशोधन, जीएसटी का कानून हम लेकर आए। जीएसटी आने से पहले बहुत कम पैसा इकट्ठा होता था, अब दुगने से ज्यादा पैसा इकट्ठा जीएसटी में होता है, और राज्यों की कमाई भी बढ़ाने का काम किया तो जीएसटी का कानून हम लेकर आए हैं। 102वां संशोधन, आपको ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया। 103वां संशोधन, एससी एसटी ओबीसी के बाद आरक्षण मिले, आर्थिक आधार पर मिले, गरीब परिवार को मिले, किसी भी जाति धर्म का हो। तो जो अगड़ी जाति के लोग हैं, अगर वो गरीब हैं तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को शिक्षा में और रोजगार में, एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में 10% आरक्षण नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दे दिया है। 106वां संशोधन, महिलाओं को 33% आरक्षण देने का काम हमने किया। ये मैंने एक नहीं अनेक काम आपके सामने रखे जो हमारी सरकार के समय हुए। बहुत लंबी लिस्ट है कामों की। मैं इतना ही कहूंगा साथियों, हमने संविधान को बचाया भी है, सशक्त भी किया है, और अब संविधान के अनुसार हम अपने देश को भी आगे बढ़ाएं। 2014 में जब हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी थी, भारत दुनिया की 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी। आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए हैं, और अगले 3 साल के अंदर दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, 3री बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगा। और उसमें मेरा उड़ीसा राज्य में बहुत बड़ा रोल अदा करेगा, क्योंकि यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। आप देखो गुजरात में बनी तो पिछले 40 साल से हमारी सरकार है, मध्य प्रदेश में बनी तो चौथी 5वीं बार हमारी सरकार बन गई, तीसरी बार हरियाणा में भी हमारी सरकार बन गई। हम संविधान को भी मजबूत करेंगे और उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी को इतना मजबूत करेंगे, एक बार नहीं अनेक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। अगर लगता है बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उड़ीसा में आएगी और यहाँ संविधान को और मजबूत करेंगे, तो मेरे साथ बोले भारत माता की जय। जिसके हाथ खड़े नहीं हुए वो तैयार नहीं है। अध्यक्ष जी देख रहे हैं यहाँ पे, और जो पीछे मेरे भाई खड़े कहीं लोग हाथ खड़े करके रखे, उमा जी का हाथ खड़ा है, देखो अभी तक। तैयार है? भारत माता की जय। ये हमारी साड़ी वाली बहन और इधर ग्रे शर्ट वाला जैकेट वाला मेरा भाई, आपके हाथ खड़े नहीं हुए दोनों के, तो कैमरा जरा इनकी तरफ कर दीजिए। देखिए घर वाले बोलेंगे पार्टी हेडक्वार्टर गए थे, हाथ खड़े क्यों नहीं किए? भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सबसे आगे बैठे, सबसे पहले बैठे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मातरम, 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 मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय राम। এবং তারপর যিনি যথেষ্ট প্রধান কম হব যে বাবা সাহেব ভীমরাও আম্বেদকর, যে ନିଜର ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନରେ ପରାଧୀନ ଦେଶରେ ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ
যাত্রা সমাপ্ত করি যে আমার সংবিধান প্রণেতা হলো, সংবিধান মুখ্য হলো এবং সংবিধান প্রণয়ন কলো